ओशो त्रिकालदर्शी, भूत, भविष्य और वर्तमान। ओशो के जीवन में जितना वो बोले हैं उसमें से अगर ढूंढा जाए तो कितनी ही बातें जो बाद में हुई ओशो ने सालों पहले कह दी थी। अब जैसे कि भारत की जनसंख्या समस्या पे 60 के दशक में सार्वजनिक स्थलों पर ओशो विस्तार से बोले और बोले कि ये कैसे भयानक समस्या हो जाएगी इस देश के लिए। किसी का एक थॉट नहीं आया होगा उस वक्त इस देश में कि जनसंख्या इतनी बड़ी समस्या। आज नहीं आ रहा है जब मरा जा रहा है जनसंख्या से। अनिवार्य नसबंदी पे ओशो ने जोर दिया था। तो ओशो को समस्याएं समय रहते दिख भी जाती थी और उनके निदान भी बता दिए। अब वो इतना ही कर सकते थे। अब चेतना है तो चेतो, सरकारों को जो करना है करे, क्योंकि कई काम है जो सरकारें करती है, समूह करते हैं, लोग करते हैं। अपनी पुरानी कंडीशनिंग और आदतों की वजह से और परंपराओं, सड़ी मरी परंपराओं की वजह से अगर आप सोच ही नहीं सकते, ओशो को नहीं सुन सकते, तो फिर ठीक है। ओशो को मैं त्रिकालदर्शी कैसे कह रहा हूं? अनेक 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 उदाहरण है। एक बहुत खूबसूरत कहानी ओशो अपने शुरुआत के प्रवचनों में सुनाते थे कि एक व्यक्ति एक पेड़ के तने के सहारे नीचे बैठा हुआ जमीन पे, और एक व्यक्ति उसी पेड़ के शिखर पे बैठा हुआ, उसके शिखर की डाल पे बैठा हुआ। अब जो शिखर पे बैठा है, दूर से कोई बैलगाड़ी आ रही है, उसके लिए वो बैलगाड़ी वर्तमान है, लेकिन नीचे बैठे वाले व्यक्ति के लिए तो वो अभी अति भविष्य। फिर जो बैलगाड़ी पेड़ के नीचे आ जाती है तो ऊपर बैठने वाले के लिए वर्तमान है और नीचे बैठने वाले के लिए भी वर्तमान है। अब वो बैलगाड़ी आगे चली जाती है, नीचे बैठने वाले के लिए वो अतीत हो गई, ऊपर बैठने वाले के लिए वो भी वर्तमान। तो ओशो चेतना के उस स्तर पे है जहां से भूत, भविष्य, वर्तमान उनको दिखाई देते, और तदनुसार चाहे व्यक्ति हो, समूह हो, समाज हो, देश हो, दुनिया हो, उसके बारे में अनेकानेक आयामों से वो समझाते चले। पृथ्वी के समूल विनाश पे ओशो काफी बोले और काफी चेताया, और उसके पीछे ये जो न्यूक्लियर बम्स बन रहे हैं, और फिर एक से एक राजनेता। लेकिन अब चीजें चल रही है और हम सब देख रहे हैं कि कैसे क्या होता है। तो कई चीजें जब होते देखता हूं तो मुझे याद आता है, यार ओशो ने तो इस बात को सालों पहले कह दिया था। अब जैसे कि इन दिनों में टेरिफ वॉर चल रही है, वार कह रहे हैं इसको, युद्ध, आर्थिक तूफान आया हुआ है इस दुनिया में, हर देश की अर्थव्यवस्था उथल पुथल हो रही है। मुझे ओशो का याद आया, 79 के अंदर ओशो ने बोला था कि आने वाले समय में आर्थिक युद्ध लड़े जाएंगे, देश एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को तबाह करे। आज आप देख लो, इन दिनों में मुझे ओशो की वो कही बात इतनी ज्यादा याद आ रही। इतने सालों पहले उन्होंने कह दिया था कि आर्थिक युद्ध लड़े जाएंगे। अब मान लो कि किसी, हालांकि ये एक असंभव सी बात है कि किसी राजनेता ने ओशो की सुनी होती, क्या आर्थिक युद्ध हो सकते हैं, तो अपनी वैसी तैयारी रखते हैं ताकि ऐसे किसी भी संकट से अपने को बचा सके। लेकिन जैसे कि राजनेता होते हैं, वो अपनी कुर्सी को देखते हैं, अपने फायदों को देखते हैं, लंबी दृष्टि तो उनकी न तो होती है न वो देखते हैं। तो और ओशो को तो सुनने का आम आदमी नहीं सुन रहा है, तो राजनेताओं से क्या अपेक्षा करो कि वो ओशो की सुने। तो
ऐसे अनेक अनेक चीजें होती रहती है जो ओशो ने बहुत सालों पहले कह दी थी। चाहे व्यक्ति के जीवन में हो, चाहे समाज के जीवन में हो, धर्म के जीवन में, हर एक जीवन में। ओशो टाइम्स के लिए ओशो ने ये निर्देश दिया था, जो कई चीजें जो अपनी पत्रिका में वो चाहते तो उसमें किए भी, कि जब कोई घटना उस वक्त घटे तो जो पूर्व में या समय रहते ओशो ने इस विषय में बोला था उसको तुम प्रकाशित करो संदर्भ के साथ, कि देखो आज टेरिफ वार चल रहा है और ओशो ने इतने साल पहले कह दिया था कि आर्थिक युद्ध लड़े जाए। ऐसा करने के पीछे एक मकसद ये भी हो सकता है, होना चाहिए, कि जब लोग बार बार देखते हैं कि इस व्यक्ति ने कई तलों पर समय रहते चेताया, जो चेत गए, जो सुन लिया, उनके जीवन में उतने संकट और दुख नहीं आए। नहीं सुना तो जीवन अपने सामने है। तो आगे जो कई चीजें अभी तो बहुत होना बाकी, और ओशो तो कई चीजें भूल गए, तो वो लोगों के को झकझोरे। ओशो ने अपने काम के बारे में भी इसी तरीके की सारी बातों से हमें समय समय पर चेताया। अब ये जबले माला, उनको पता था कि ये जो उथली चीजें हैं, ये जो बाहरी चीजें हैं, ये जो भोंडी चीजें हैं, इनके नाम पे शोषण बड़ी आसानी से हो सकता है। कोई भी देवदत्ता के उठ के खड़ा हो जाएगा और ये धंधा शुरू कर देगा, टंटोकरे लटका लटका के बेवकूफ बनाता फिरेगा चारों तरफ लोगों को। तो समय रहते ओशो ने साहब का भाई नहीं, ये कपड़े माला और ये सब कुछ भी नहीं चलने का। बोले मैं कोई इस तरीके की कोई चीजें तो मैं देखे नहीं, एक समय के लिए उपयोग किया उसका, दैट्स इट। लेकिन देखो शोषण और आश्चर्य और दुखद बात यह है कि इवन ओशो के लोग अगर ओशो की बातों को नहीं सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, स्वीकार रहे हैं, तो किसी आम आदमी से और किसी राजनेता से आप क्या अपेक्षा करो। देखो देवदत्त को भी मिल गए एक से एक, इतना फुहार ढोंगी नकलची, लेकिन टंटोकरी लटका लटका के घूम रहे उसके पीछे भी लोग। तो जिन लोगों ने ओशो को पढ़ा सुना, अगर वो तक इतने बेवकूफ या मूड या दिमागी दिवालियापन है, तो किसी और से क्या अपेक्षा कर सकते हो। अब जैसे मैं देखता हूं, ये 77 की बात होगी या उसके भी पहले की, ओशो ने मोबाइल फोन के बारे में बोला। अब उस वक्त मुझे नहीं लगा इस पृथ्वी पे किसी का भी ख्याल गया होगा कि मोबाइल फोन जैसी कोई चीज आई। उस वक्त तो किसी वैज्ञानिक ने भी नहीं सोचा था, कोई ख्याल भी नहीं आया था इस बारे में। ओशो कोई मोबाइल फोन जैसा शब्द तो उपयोग नहीं कर रहे, तो कह रहे थे कि ऐसी छोटी सी चीज होगी जो तुम्हारी जेब में पड़ी होगी और उससे तुम पूरी दुनिया से जुड़े रहोगे और पूरी दुनिया की जानकारी तुम्हारी जेब में होगी। तो जो ओशो ने इशारे किए वो एग्जैक्ट मोबाइल फोन के बारे में, अब सालों पहले। अब ये कि जिस तरीके से साइंस काम करती है, जिस तरीके से साइंटिस्ट लोगों के दिमाग काम करते हैं, जिस तरीके से वो चीजों को निखारते चले जाते हैं, उनकी संभावनाओं को जब ओशो महसूस करते हैं, देखते हैं, तो उनको दिख सकता है कि ये जो इस दिशा में जा रहे हैं ये किस दिशा कहां तक पहुंचेंगे और कहां कहां तक ये पहुंच सकते हैं। अब मंगल ग्रह पे बस्तियों की बात होने लगी, ओशो ने सालों पहले मंगल ग्रह पे बस्तियों की बात बोली। समुद्र में शहर बसाने की बात ओशो ने बोली थी, बसाए जा रहे हैं। अब ये मोबाइल फोन के बारे में 77 के अंदर इतना विस्तार से कोई व्यक्ति बोले, क्या ये चमत्कार नहीं है? वो स्मार्ट वॉच के बारे में बोल रहे थे और इतना डिटेल में। जब मैं आज स्मार्ट वॉच का उपयोग करता हूं, मैं उपयोग करता हूं क्योंकि मुझे इमेंस लाभ हो रहा है। मैं सचमुच में कहता हूं कि हर एक व्यक्ति के हाथ में स्मार्ट वॉच होनी चाहिए।
वो 24 घंटे आपकी बॉडी को मॉनिटर कर रही है, आपकी ब्रीदिंग को, आपके लंग्स को, आपके हार्ट को, आपके स्ट्रेस को, आपकी स्लीप को, आपके खाने को, आपके घूमने, ईच एंड एवरीथिंग। और अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो वार्निंग भी दे रही है। मेरे को दिया, तब मैं नई नई स्मार्ट वॉच उपयोग कर रहा था और मेरे को उसके फंक्शन इतने पता नहीं थे। मेरी वॉच ने मुझे बताया था कि भाई अटैक आने वाला है। तो स्मार्ट वॉच के बारे में ओशो बोले और विस्तार से बोले हैं कि पट्टा तुम्हारे हाथ में बंधा होगा जो तुम्हारे शरीर को, तुम्हारी बीमारियों को, तुम्हारे स्वास्थ्य पर पूरी नजर रखेगा। और अभी स्मार्ट वॉच उस तक तो नहीं पहुंची जहां ओशो कहते हैं कि वो तुम्हारे डॉक्टर से जुड़ा होगा। डॉक्टर स्क्रीन पे तुम्हारे स्वास्थ्य को सतत देखता रहेगा कि तुम्हारे स्वास्थ्य का क्या चल रहा है, तुम्हारा हार्ट कैसे चल रहा है, तुम्हारी ब्रीदिंग कैसे चल रही है। अब बड़े लोगों के साथ ऐसा हो भी रहा हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये तो ओशो समय के पहले मोबाइल फोन के बारे में, स्मार्ट वॉच के बारे में, मंगल ग्रह पे बस्तियों के बारे में, आर्थिक युद्धों के बारे में, जनसंख्या, कौन सी ऐसी, मैं जब भी कुछ चीज देखता हूं मुझे एकदम से याद आते हैं ओशो। अरे ये तो ओशो, क्योंकि स्मृतियों में ओशो का सुना पड़ा है। तो जैसे इन दिनों में जब ये टेरिफ वार सुना तो मुझे बार बार याद आ रहा है यार कि ओशो ने सालों पहले बोल दिया था कि आर्थिक युद्ध लड़े जाएंगे, देश एक दूसरे की अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद कर देंगे, तबाह कर देंगे। तो ऐसी कितनी ही चीजें हैं जो ओशो समय समय पे चेताते चले जाते हैं। हाँ, अब अगर नहीं नहीं सुनना है तो उसके दुष्परिणाम भी भोगने ही होंगे। अब ओशो की जनसंख्या समस्या पे दी हुई बातें अगर इस देश ने, इस देश की सरकारों ने, इस देश के सिस्टम ने सुना होता और जनसंख्या नियंत्रण पे क्रांतिकारी काम किया होता और अगर जनसंख्या को नियंत्रित कर ली जाती तो कितना ना, क्योंकि इस देश की सारी समस्याएं आ रही है भयावह जनसंख्या की, तबाही ही तबाही। अब ओशो कई बातों को बार बार बोलते रहते, कई बातों को एक बार बोला उसके बाद नहीं बोलते थे। इस देश की गली गली में लाशें होगी, ये बात को ओशो समय समय पे चेताते रहे, क्योंकि जनसंख्या बहुत ही भयानक विकराल समस्या है। और ओशो ने इसका हमेशा समर्थन किया। आपातकाल में जब नसबंदी का प्रोग्राम चला तो ओशो ने समर्थन किया उसका, क्योंकि ये शुभ था। क्योंकि जनसंख्या की सुनामी जीवन के हर स्रोत को बुरी तरीके से मार रही है। अब जीवन के सारे स्रोत तो सिकुड़ते जा रहे हैं, चाहे वो हवा हो, चाहे वो पानी हो, चाहे वो जमीन हो, चाहे वो खाने। ओशो ने जनसंख्या समस्या पे बोलते हुए इतना बोला कि हर व्यक्ति को जीने के लिए एक अवकाश चाहिए, एक स्पेस चाहिए। उसके भाव में उसका दम घुटने लगता है। हर व्यक्ति जब ऐसे, चाहे घर में, घर के बाहर जब निकलो तब भीड़ ही भीड़, तो हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देख के सोचता है कि अरे यार इसकी वजह से मेरा स्पेस कम हो रहा है, वो उस पर गुस्सा आता है। और मैं आज जब भारत में कहीं भारत से मतलब बाहर निकलता हूँ, हर व्यक्ति को मैं गुस्से से उबलता देख रहा हूँ, हिंसा से उबलता देख रहा हूँ। मैंने इस देश में लोगों को ऐसा उबलते कभी नहीं देखा। कल रात को मैं एक खबर देख रहा था, एक पति पत्नी
अस्पताल से निकले। आजकल सीसीटीवी कैमरे होते तो क्लिप क्लिप कहीं भी हर जगह क्या जाए। प्रेम विवाह किया। वो महिला गर्भवती थी 2 महीने की। अब उनके कोई चीज में विवाद हुआ और उस युवक ने उस युवती को मारना शुरू किया, जमीन पे गिरा दिया और पास पड़े एक बड़े पत्थर को उसके सिर पे मारे गया, मारे गया, मारे गया। रह रह के वो पत्थर मारता रहा। ये जो जनसंख्या के मानसिक विकार सामने आ रहे, रोंद रहे सब एक दूसरे के जीवन। पुरुषों ने बोला था कि अगर व्यक्ति को जगह नहीं मिलेगी तो मानसिक बीमारियां बढ़ जाएगी। मानसिक बीमारियों की आंधी आई हुई, इतनी हत्याएं, इतनी आत्महत्याएं, इतने अपराध और इतने मानसिक रोगी। मैं जब सरकारी अस्पताल जाता हूं तो जो 2-3 बीमारियों के बारे में बड़े बड़े पोस्टर लगे होते हैं, टीबी के बारे में या और कोई जो बीमारियां होती है, उसमें एक मानसिक रोग भी होता है। मानसिक रोगों के बड़े बड़े विभाग हो गए, उनके स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो गए, छोटी छोटी जो छोटे छोटे अस्पतालों में बाढ़ आई हुई है मानसिक रोगों की दवाइयों की। क्या हमने ओशो को सुना? जब ओशो कहते हैं कि मैं एकमात्र आशा हूं, निश्चित वो एकमात्र आशा है, चाहे व्यक्ति के जीवन में हो, चाहे समाज के समूह में, देश और दुनिया के बारे में, क्योंकि वो इतने बड़े विजनरी हैं कि चीजों को समझते थे, देख भी पा रहे थे और उनके हल भी बता रहे थे। अगर व्यक्ति भी देखे तो अपने जीवन को सुंदर बना सकता है, लाखों लोग बना रहे हैं। ऐसे ही हर तल पे जो सुन रहे हैं उनके जीवन में शुभ हो रहा है, नहीं सुन रहे तो हो रही है स्थितियां, परिस्थितियां खतरनाक से खतरनाक। क्योंकि ओशो चेता सकते थे और निश्चित रूप से अपनी वाणी को, अपने संदेश को अनेकानेक लोगों तक पहुंचाने के लिए वो जितना भी उद्यम कर सकते थे करते थे। अपने ऑडियो वीडियो बन, चाहे स्वास्थ्य कैसा ही रहोगे, इतनी फ्लड लाइटों में बैठ बैठ कर उन्होंने अपने वीडियो बनवाए। कितनी ही जहर उनके शरीर में हो गया था और हिलना डुलना मुश्किल हो रहा था, तब भी के घंटों बोलते रहे। उनकी आवाज समय रहते एक एक व्यक्ति तक पहुंचना जरूरी है। और जब उनकी आवाज अगर नहीं पहुंचती तो फिर देवदत्त जैसे लोग उस वैक्यूम को भरते और भर रहे। इतनी बड़ी क्रांति को हम ही लोग बर्बाद कर रहे हैं और तबाह कर रहे हैं। जिम्मेदारी हम सबकी है। वो तो कह गए, वो तो बोल गए, सुनना है तो सुनो, नहीं सुनना है तो। अब मैं तो हैरान होता हूं कि हजारों घंटों के उनके ऑडियो वीडियो किताबें कहीं हैं। मैं सैमसंग की स्मार्ट वॉच उपयोग करता हूं तो सैमसंग की स्मार्ट वॉच कई तरीके के ध्यान प्रयोग करता है, जो आप उनके घड़ी के साथ में आपके मोबाइल से आप ध्यान प्रयोग कर सकते हैं। ब्रीदिंग के भी होते हैं, हिप्नोसिस के भी होते हैं, रिलैक्सेशन के होते हैं और कई। मैं जब समय समय पर उनको देखता हूँ, चमत्कारिक काम कर रहा है सैमसंग। जब मैं उस संदर्भ में देखता हूँ तो क्या ओशो की बात नहीं आनी चाहिए? बीच बीच में क्या ओशो के कोटेशन नहीं आने चाहिए? जैसे कि हमारे यूनिवर्सिटी में जब ग्रुप्स होते हैं तो हर ग्रुप्स में ओशो के
कोटेशन बताया जाता है। देखिए जैसे कि अंधकार ध्यान थेरेपी होती है, घनघोर अंधेरे में बैठ के, तो अंधकार पे बोले हुए ओशो के कोटेशन सुनाए जाते हैं। जब टॉकिंग टू योर बॉडी एंड माइंड पे, तो शरीर पे, तो हर विषय पे। आज अगर कोई सोचे कि सैमसंग के इन लाखों 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 घड़ियों पे, मोबाइल पे ओशो की वाणी फैल रही होती, जो उसके ध्यान प्रयोगों में ओशो के कोटेशन सुनाए जाए, आज करोड़ों लोग सैमसंग का उपयोग करते, कहाँ है ओशो? कौन बैठ गया इस छाती पे ओशो के इजत? दुश्मन है इस मानवता के वो सारे लोग जो ऐसा कुकृत्य करते हैं। दुख होता है मेरे को, दुख होता है। ऐसी अमृत वाणी जो इस मानवता में आशीर्वाद बरसा, आखिरी ओ इस पृथ्वी की, अगर वो कहीं किसी भी कारण से और किसी भी व्यक्ति की वजह से खत्म होती है, तो वो इस मानवता का, इस पृथ्वी का बहुत बड़ा दुश्मन है। उससे बड़ा पापी कोई नहीं हो सकता। कोशिश तो की ही जानी चाहिए कि अनेकानेक लोगों तक समय रहते ओशो के वचन पहुंचे ही पहुंचे। कुछ नहीं होगा भाई, अगर पृथ्वी खत्म हो गई तो तुम्हारे कॉपीराइट एंड ये राइट एंड वो राइट सब धरे रह जाएंगे। क्या करोगे इस? सुनने दो लोगों को। वो उगड़दा नहीं, पूरा जीवन सुनाते चला गया, हजारों घंटे की रिकॉर्ड करके चला गया। पूरी वो उस पर पूरी मानवता का अधिकार है, हर साधक और प्यासे का अधिकार है। उस तक पहुंचने दो ओशो की वाणी को। ये गुनाह मत करो। उस ओशो की वाणी को रोकने का जो भी कुकृत्य करता है वो महापापी, नहीं करना चाहिए। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उन सब लोगों की जो ओशो के संदेश को ज्यादा से ज्यादा फैला सकते, फैलाया ही जाना चाहिए। बाकी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बहुत लोगों तक पहुंचाओ, जितने ज्यादा लोगों तक, क्योंकि मैं जब देखता हूं तो इस तरीके की बातें बोलने वाला तो मैं अकेला हूं। अभी पहुंचने जाने लगे हैं, और भी ज्यादा जाना चाहिए ताकि इस बारे में एक अवेयरनेस आए। हम इतना ही कर सकते हैं और तो हम कुछ नहीं कर सकते। अब ओशो ने आर्थिक युद्धों की बात उस वक्त बोल दी थी, कितने लोगों को यह बात पता हो, और अगर पता चले तो कितना अद्भुत नहीं होगा। आज वो ओशो का कोटेशन ऐसा कैसे सुनाया जाए विस्तार से, कि कैसे ओशो ने बोला था कि आर्थिक युद्ध लड़ेगा, तो चमत्कार तय हो जाएंगे। लोग बाप रे, उस समय ओशो इस बारे में बोल गए और इतना विस्तार से बोल गए। तो जितना किया जा सकता है, जितना हम कर सकते हैं, करना ही चाहिए। आर्थिक सहयोग प्लीज करते रहिएगा। मुश्किल तो है, मुश्किल तो बहुत।